हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद एक भूचाल आ गया। भूचाल क्यों आया? क्योंकि ऑर्डर अरावली से संबंधित था। अरावली जो सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं है, पूरी प्रकृति का संरक्षण करती है, जलवायु परिवर्तन से हमारी रक्षा करती है। उस अरावली को लेकर एक ऐसा वर्डिक्ट दिया जिसके कारण अरावली का 92% जो हिस्सा है वो अरावली की परिभाषा से बाहर हुआ। और उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट हो सकते थे, उन सब पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। वैसा ही सुप्रीम कोर्ट के साथ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अब खुद एक कंसर्न जताया है और सो मोटो अपनी जो पावर है उस पावर का यूज़ करके जो सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट था 20 नवंबर 2025 का, उस वर्डिक्ट पर स्टे लगा दिया है कि अभी ज़रूरत है इसके बारे में और सोचने की। क्या हुआ है, इस पूरे मसले को समझते हैं और समझते हैं इम्पोर्टेंस अरावली की। तो एक बार खबर को देख लीजिए। खबर कहती है कि अरावली हिल शेयरिंग अपडेट। सुप्रीम कोर्ट जो है, इस सुप्रीम कोर्ट ने कीप्स इट्स नवंबर जजमेंट इन अबेंस। इनका जो खुद का ही वर्डिक्ट था, इस वर्डिक्ट पर स्टे लगा दी है और अगली जो सुनवाई है वो जनवरी 2026 को इसकी सुनवाई की जाएगी। और जो हमारे CJI हैं, जस्टिस जो सूर्यकांत हैं, इन सूर्यकांत जो हैं, इन्होंने बोला है कि एक नई कमेटी बनेगी, एक नई समिति बनेगी जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण से संबंधित लोगों का, और इसके बाद इसका सर्वे किया जाएगा, स्टडी की जाएगी और फिर इसकी जो परिभाषा है, इस परिभाषा के मानक यहाँ पे तय किए जाएंगे, है ना। परिभाषा के जो मानक हैं, इन मानकों को हम यहाँ पर तय करेंगे। तो बच्चे, सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे ले लिया है और ये मैं कब से बात कर रहा हूँ आपसे, ये 29 ऑफ दिसंबर 2025 की खबर है। थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़े से डिले हो गए, आप इस खबर को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, अब पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए, ये हमारी एक बहुत सुंदर पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। और इस अरावली पर्वतमाला का जो केस है, पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बेसिस को देखेंगे, फिर पूरी परिभाषा को समझेंगे, है ना। पूरी परिभाषा को समझेंगे। केस क्या कहता है, देखो। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा स्वीकार की थी और इस परिभाषा के अनुसार अरावली हिल स्थानीय स्तर से 100 मीटर या अधिक ऊंचाई वाली भू आकृति क्षेत्र। दूसरा, अरावली रेंज 500 मीटर के भीतर स्थित 2 या 2 से अधिक ऐसी पहाड़ियाँ। मतलब 2 परिभाषा यहाँ पर स्वीकार की गई थी कि हम हिल किसको मानेंगे, हिल उसको मानेंगे जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से एबव हो। इससे कम होगी वह अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। रेंज किसको मानेंगे, आप जिसको पर्वत श्रृंखला कहते हैं, पर्वत श्रृंखला, ये श्रृंखला माना जाएगा कि 500 मीटर के दायरे में ऐसी 2 चोटियाँ, ऐसी 2 पीक होनी चाहिए। अगर ऐसी 2 पीक नहीं है तो वह अरावली रेंज का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और इस परिभाषा के बाद अरावली का 92% के आसपास जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा से बाहर हो गया। और नई परिभाषा से बाहर होगा तो इसके संकट क्या है मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग नया ऑर्डर एक बार देख लेते हैं। नया ऑर्डर बेटा क्या है, दिसंबर 29, 2025 का घटनाक्रम। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर के निर्णय को अस्थायी रूप से स्थगित एवेंस कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश CJI ने कहा है कि 100 मीटर ऊंचाई की शर्त से अनियंत्रित खनन को जोखिम पैदा हो सकता है, इलीगल माइनिंग का जोखिम पैदा हो सकता है। अब नॉन अरावली घोषित क्षेत्र की विस्तृत पहचान आवश्यक है। जिसको अरावली घोषित नहीं कर रहे हैं, इसकी स्पेशल आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। स्पेशल इस पर हमको काम करना पड़ेगा। नई विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी जो नया सर्वेक्षण और अध्ययन करेगी और मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर है उस ऑर्डर पे ही स्टे ले लिया है और ये बहुत अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही, और आना भी चाहिए। अब पहले मैं आपको बता देता हूं कि अरावली कहाँ है
इस परिभाषा से क्या संकट हो सकते थे, फिर इस मुद्दे की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। आप जरा इस मैप को देखिए। इस मैप में आपको एक पर्वतमाला दिखाई दे रही है अरावली। ये पर्वतमाला बच्चे यहाँ पर दिल्ली से लेके गुजरात तक, मतलब इसका जो विस्तार है ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक या आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि गुजरात से लेके दिल्ली तक इसका विस्तार है। अब इसकी देखो लंबाई को लेकर डिस्प्यूट है। कुछ लोग कहते हैं 800 किलोमीटर में फैली हुई है, कुछ लोग कहते हैं 700 किलोमीटर में फैली हुई है। तो लगभग ये 700 किलोमीटर में इसका विस्तार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तब बेटा ये एक फोल्डेड माउंटेन के तौर पर थी, फोल्डेड माउंटेन, या आप इसको एक बलित पर्वत के नाम से जानते थे। लेकिन वर्तमान समय में यह एक रेसिडुअल माउंटेन हो चुकी है, एक अवशिष्ट पर्वत के तौर पे कन्वर्ट हो चुकी है। पहले फोल्डेड माउंटेन थी, काफ़ी लंबे साल, मतलब 2 करोड़ साल के आसपास इसको हो गए। तो फोल्डेड माउंटेन में देखो क्या होता है, जब हाइट इनकी कम हो जाती है और इनका कलर बदलने लगता है तो आप इनको रेसिडुअल माउंटेन के नाम से जानते हैं। एक रेसिडुअल माउंटेन आपकी हो चुकी है, और ये किस एरा से संबंधित है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, किस एरा से संबंधित है आपको बताना है। और बच्चे इसमें इसका जो विस्तार है ये गुजरात है ना, गुजरात के बाद आप लोग देखेंगे राजस्थान के बाद हरियाणा के बाद दिल्ली, यहाँ तक ये विस्तारित है। हालांकि इसका 2/3 जो भाग है, ये 2/3 भाग आपको देखने को मिल जाता है राजस्थान में, और इसीलिए राजस्थान के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारी अरावली पर्वतमाला। अब ये सिर्फ राजस्थान के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कैसे है जरा इसको देखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में एक जगह पड़ती है माउंट आबू, है ना, माउंट आबू। और माउंट आबू में एक पीक है जिसको आप लोग गुरु शिखर पीक के नाम से जानते हैं, गुरु शिखर चोटी के नाम से जानते हैं। और जो गुरु शिखर पीक है बेटा, ये गुरु शिखर पीक, इसकी ऊंचाई आपको 1722 मीटर देखने को मिलती है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी। ये बेसिक सी बातें आपने अरावली के बारे में देख ली है। अब बच्चे हम उस संकट की बात करते हैं जो संकट अरावली के कारण पैदा हो सकता था, और ये क्या कर रही है, मतलब किस तरीके से भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो भाई जरा समझो बच्चे, अगर हमारा अरावली का 92% जो भाग ये ओपन एरिया में आ जाता, ओपन एरिया में खुले क्षेत्र में आ जाता, तो खुले क्षेत्र में आने के कारण यहाँ सबसे बड़े लेवल पर होती माइनिंग। सबसे बड़े लेवल पर बेटा यहाँ पर क्या होती, माइनिंग होती, खनन होता। यहाँ जो शहर हैं ये शहरीकरण आ जाते, और यहाँ इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाती। इसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ता बच्चे, देखो सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिलता पॉल्यूशन। इसके अलावा बढ़ावा मिलता हॉट जो विंड्स हैं, इन हॉट विंड को। इसके कारण बढ़ावा मिलता डेजर्टिफिकेशन को। इसके कारण जो बायोडाइवर्सिटी है, इस बायोडाइवर्सिटी का लॉस हमको देखने को मिल जाता, और पूरा का पूरा जो भारत है ये एक दिन रेगिस्तान में कन्वर्ट होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। क्योंकि जो अरावली है ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉल नहीं है, एक पर्वतमाला नहीं है। ये बहुत बड़ा एक ऐसा फैक्टर है जो इंडिया के क्लाइमेट को, या इंडिया का जो भूगोल है, इसको बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आप अगर इनको काट देंगे तो माइनिंग शुरू हो जाएगी, इलीगल माइनिंग होगी, और इसके इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेंगे। और ये इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में नहीं है, ये पूरे भारत को प्रभावित करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपसे कोई पूछ सकता है सर अरावली की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। बच्चे अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखने की कोशिश करें, तो ये इतना महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले आप ये देखिए कि जिस तरीके से रेगिस्तान का विस्तार हुआ है पूरी दुनिया में, उस रेगिस्तान का विस्तार संभव है भारत में भी इसका विस्तार संभव है। मतलब ये बहुत जल्दी ही आपके पास एक्सपेंड होगा, डेजर्ट जो है ये डेजर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अरावली एक बॉल के तौर पर रुकती है। इसका पश्चिमी हिस्से में आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन पूर्वी हिस्से में आपको बहुत ही फर्टाइल सॉइल और फर्टाइल लैंड देखने को मिल जाते हैं।
तो डेजर्टिफिकेशन को रोकने का काम करती है, इसमें अवरोध के तौर पर काम कर रही है, पहली चीज। दूसरा बच्चा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो समर सीजन होता है, इस समर सीजन में, समर में, ग्रीष्म काल में बहुत हॉट विंड्स आती हैं अरब रेगिस्तान एंड इन सब से। जो गर्म हवाएं आती हैं, इन गर्म हवाओं में एक बैरियर एक अवरोध की भूमिका निभाती है। अगर ये नहीं हो तो पूरे उत्तर भारत में लू की इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन हमको देखने को मिले कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और तीसरा ये एयर जो है, इस एयर प्यूरिफायर के तौर पे काम करता है। और पूरा का पूरा जो हमारा एनसीआर है, इस एनसीआर का लंग्स इसको कहा जाता है। हम इसको पूरे एनसीआर का फेफड़े कहते हैं, लंग्स कहते हैं, क्योंकि एयर को यही प्योरीफाई कर रही है। अगर ये नहीं होगा तो और भयावह स्थिति हमको देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब ये तो हमने हमसे संबंधित बातों के बारे में यहाँ पे बात कर ली। अगर मैं दूसरी और पर्यावरणीय स्थिति की आपसे बात करूं तो देखो, जो माउंटेन्स होते हैं ना, ये एक सेफ्टी के तौर पर काम करते हैं। पूरी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर सेफ्टी के तौर पर काम करते हैं, एक सुरक्षा कवच के तौर पर काम करते हैं। क्योंकि जहाँ पर अरावली है, अगर इसको ख़त्म कर देंगे तो हो सकता है इसके कारण आपको वॉल्केनो देखने को मिल जाए, इसके कारण जो अर्थक्वेक हैं वो हमको महसूस होना देखने को मिल जाए, वॉल्केनो। फिर ये बहुत सारी रिवर्स का सोर्स होती हैं, रिवर्स, बहुत सारी नदियों का सोर्स इसी से है राजस्थान की। ये नदियाँ आपके पास लुप्त हो जाएंगी। नदियों के साथ में इनमें ढेर सारे मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स भी फिर आपके बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, जल्दी से मार्केट इसमें पहुंच जाएगा। और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखती नहीं है पर यहाँ इतनी जैव विविधता है, ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और ढेर सारी जो वाइल्ड लाइफ है, ये वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो जाएगी। जो पर्यटन है, जो टूरिज्म है, सुंदरता के लिए जो जाना जाता है, ये पर्यटन भी पूरे तरीके से आपका ख़त्म हो जाएगा। तो एक अरावली सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बचाए रखना हमारा नैतिक दायित्व है। और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, मे बी इसकी जो रीडिफाइंड डेफिनेशन हो वो काफ़ी अच्छी हो, लेकिन हमको एक बात ध्यान रखनी है कि हम पीछे यहाँ पे नहीं हटेंगे। अब ये सब हुआ कैसे, ये संभव कैसे हुआ, जरा आप इसको समझो। देखो, सोशल मीडिया जिसको हम लोग इतना खराब मानते हैं ना, आप इस सोशल मीडिया की पावर को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी भी चीज़ का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये कितना बेहतर हो सकता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में भी रीडिफाइन किया था अरावली को, और 2010 में जब रीडिफाइन किया गया ना, तो बच्चे लगभग 40% जो हिस्सा है अरावली का वो वैसे ही बाहर हो गया, मतलब वो अरावली का हिस्सा माना ही नहीं जाता है। और उसमें इलीगल माइनिंग एंड ऑल सब कुछ चल रहा है, लेकिन उस समय कोई खबर नहीं है, कोई ध्यान नहीं गया, क्योंकि मीडिया थी। इस बार सोशल मीडिया है, टीचर्स ने, इन्फ्लुएंसर ने, सब ने वीडियो बनाए, शॉर्ट्स बनाए, लोगों का ध्यान गया, सरकार को झुकना पड़ा, न्यायपालिका को झुकना पड़ा। तो सोशल मीडिया कितनी पावरफुल हो सकती है अगर सही तरीके से यूज़ करें तो। हालांकि गलत यूज़ करते हैं तो ऑनर किलिंग, मॉब लिंचिंग, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये सब भी सोशल मीडिया के कारण बढ़ रहे हैं। पर डिपेंड करता है आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये जो फैसला है, इस फैसले ने बहुत सारी बातें हमको बता दी। क्या बता दी? सबसे पहली चीज़ तो कि जो रॉन्ग है, अगर आप उसका प्रोटेस्ट करते हैं और अगर करेक्ट मैनर में तो आप उसको रोक सकते हैं, चाहे भले फिर कोई भी व्यवस्था क्यों ना हो, सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी आप इसको यहाँ पर रोक सकते हैं। दूसरा, यहाँ से हमको समझ में आता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी स्तर पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी यहाँ पे अगर सुनिश्चित हो सकती है, जन भागीदारी को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, तो बढ़ी हुई जो जन भागीदारी है ये किस तरीके से चीज़ों को बेहतर कर सकती है वो भी हमको यहाँ पे समझ में आता है। और हमारी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसे आप इसको डेमोक्रेटिक कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक, आप इस व्यवस्था को कैसे और लोकतांत्रिक बना सकते हैं, ये बात भी हमको यहाँ से समझ में आती है। तो बच्चे, सोशल मीडिया ने व्यवस्थाओं को ये बता दिया है कि आप मनमाने काम नहीं कर सकते,
अराजकता पर लोग लगा सकती है, और ये सारी की सारी चीज़ें लोकतंत्र को जिंदा बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो कोशिश कीजिए इसके थ्रू भ्रष्टाचार जैसी जो समस्याएं हैं हम इनको उजागर करें, इनको रोकें और एक अच्छा भारत, एक बेहतर भारत बनाने की कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है ये आर्टिकल आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई, जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप यहाँ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पर आके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये अभी हमारा ऑफर चल रहा है, ईयर एंड सेल 50% ऑफ है और डबल वैलिडिटी है। किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो 50% ऑफ और डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है। तो जल्दी कीजिए, इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए, यूज़ माई कोड GRS लाइव और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी किसी क्लास में। आपका फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा और बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। हैव अ नाइस टाइम। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।